दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इसके पहले हम भारत के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदानी भाग और तटीय मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था तटीय मैदानी भाग। उसमें हमने पश्चिमी तटीय मैदान के भाग, कन्नड़ तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट तथा मालाबार तट के बारे में पढ़ा था। पूर्वी घाट तटीय मैदान के बारे में पढ़ा तो उसमें कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार और उत्कल तट के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम प्राचीन काल में अगर देखें तो फिर जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो विस्तार हुआ था वो सिंधु नदी घाटी पर ही हुआ था, जिसके कारण इसे उस हड़प्पा सभ्यता को अधिक महत्व देते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है। अब और आइए अब देखते हैं कि भौगोलिक रूप से यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और भारत की आर्थिक स्थिति में, भौगोलिक स्थिति में इसका किस प्रकार से योगदान है। अगर हम बात करें तो जो सिंधु नदी तंत्र है इसकी लंबाई है, सिंधु नदी या 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह इसका जो उद्गम स्थल है वह है बोखरचू ग्लेशियर, यानी चोमोलुंगमा जो ग्लेशियर है उसी का ये भाग है बोखरचू ग्लेशियर। और बोखरचू ग्लेशियर के का ही भाग है एक तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, उसी झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु नदी भारत में किस प्रकार से प्रवेश करती है और उससे वहाँ पर क्या कहा जाता है। तो सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश करती है तो उस भाग को हम दम चौक के नाम से जानते हैं और जहाँ से ये एग्जिट करती है उसे हम चिल्लास के नाम से जानते हैं। तो ये रही सिंधु नदी तंत्र के प्रवेश करने की बात। तो नदी के प्रवेश करने की बात अब हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है। तो देखिए अगर बात करें तो ऊपर क्या है, ये है लद्दाख श्रेणी और फिर इसके नीचे क्या है, जास्कर श्रेणी। और सिंधु नदी जो है वो इन दोनों के बीच से प्रवाहित होती है। तो जो यहाँ पर ये लद्दाख का एरिया है तो लद्दाख में जब ये प्रवेश करती है तो इस वाले भाग को हम दमचौक के नाम से जानते हैं। इस वाले भाग को हम दमचौक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मानसरोवर झील है, चोमोलुंगमा ग्लेशियर है और उसी का भाग है मानसरोवर झील और उसी झील से। अब आइए पढ़ते हैं, बात करते हैं सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता हुआ था कराची में 19 सितंबर 1960 में और यह जब उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विश्व बैंक के प्रमुख थे लिलिथगो की अध्यक्षता में ही जो था वो सिंधु जल समझौता हुआ था। उसमें यह निर्णय लिया गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, रावी, ब्यास और सतलज नदियों के पानी का प्रयोग वो भारत करेगा। तो इस प्रकार से ऊपर की 3 नदियों का पानी का प्रयोग पाकिस्तान करता है और नीचे की 3 नदियों के पानी का प्रयोग भारत करता है। अब पढ़ते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी का प्राचीन नाम था वो था बितस्ता। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर के वेरी नाग झील से इसका उद्गम होता है और जहाँ पर फिर यह ऊपर से आकर चेनाब नदी में मिल जाती है। सिंधु और जहाँ पर सिंधु प्लस झेलम नदी मिलकर सिंधु सागर दोआब का निर्माण करते हैं, उसे हम सिंधु सागर दोआब के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र और झेलम नदी
नदी के बीच का जो भाग है वो सिंधु सागर दोआब कहलाता है। दोआब मुख्यतः अगर दोआब की परिभाषा दी जाए तो दो नदियों के का जो उपजाऊ भाग होता है उसे हम दोआब के नाम से जानते हैं। क्योंकि अधिक उपजाऊ होता है इसलिए हम उसे दोआब कहते हैं। इसको याद करने का तरीका जो है तो आप सिंधु नदी और इसका पहला ही भाग है कि सिंधु नदी, तो इसे हम सिंधु सागर दोआब के नाम से जानते हैं। अब है चिनाब नदी। चिनाब नदी को प्राचीन काल में अस्कनी के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम हुआ है वो चंद्रा और भागा नदी यानी दो नदियों के धाराओं के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम हुआ है और यह बड़ा लाचला दर्रे के किनारे हैं दोनों नदियाँ। अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम देखें तो ये वाला जो भाग है उसे हम चंद्रा और ये वाला भाग है उसे हम भागा कहते हैं यानी। और ये चंद्रा और भागा नदी जब आपस में मिल जाती हैं तो ये वाला जो तंत्र बनता है उसे हम चिनाब के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि चिनाब नदी का जो उद्गम हुआ है या चिनाब नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा नदी। अब देखते हैं जब चिनाब नदी में ऊपर से झेलम नदी आकर मिल जाती है और तो इन दोनों के स्थान को झेलम और चिनाब जहाँ मिलती हैं उसे हम उस स्थान को हम झुंग के नाम से जानते हैं। और चिनाब नदी, झेलम और चिनाब नदी मिलकर जो दोआब बनाती हैं उसे हम चल दोआब के नाम से जानते हैं। तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये जो चा है, पहला शब्द चा ले लेते हैं और दूसरा शब्द ले लेते हैं ला, तो हो जाता है चल दोआब। क्योंकि सबसे पहले हम चा इसलिए लेते हैं क्योंकि जो चिनाब नदी है वो झेलम नदी है वो चिनाब की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से चिनाब नदी बड़ी हुई तो हम सबसे पहले बड़े वाले को लेते हैं और यहाँ पर भी हमने सबसे पहले बड़े वाले को लिया था यानी सिंधु को लिया था, तो सिंधु सागर दोआब बन गया था। और यहाँ पर फिर हम चा शब्द पहले लेते हैं फिर इसके बाद ला लेंगे तो हो जाएगा चल दोआब। तो यहाँ झेलम और चिनाब मिलकर चल दोआब का निर्माण करते हैं। फिर सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चिनाब नदी ही है। और अगर चिनाब की सहायक नदी देखें तो इस चिनाब नदी की सहायक नदी झेलम और रावी है। अब आइए पढ़ते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी को प्राचीन काल में परसरणी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था जिसमें राजा सुदाश की विजय हुई थी। रावी नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम माना जाता है। और अब हम देखेंगे जहाँ पर चिनाब नदी और ये जो रावी नदी है चिनाब नदी की सहायक नदी है, ये बाद में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। तो चिनाब नदी और रावी नदी जहाँ पर मिलती हैं उसे हम सराय सिंधु के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसको याद, और जो ये नदियाँ दोआब बनाती हैं उसे हम रचना दोआब के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो नदियाँ मिलती है उसका हम सबसे पहले नाम लेंगे। तो इसमें क्या होगा, पहला शब्द हमने रा ले लिया और दूसरा शब्द शा और ना ले लिया तो हो गया रचना। तो जहाँ पर चिनाब नदी और रावी नदी मिलती हैं उसे हम रचना दोआब के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं व्यास नदी। तो व्यास नदी को प्राचीन काल में बिपाशा के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास है व्यास कुंड। व्यास कुंड से इस व्यास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। जहाँ पर रावी नदी और जहाँ पर व्यास नदी दोनों मिलकर, जहाँ पर रावी नदी और व्यास नदी ये दोनों मिल जाती हैं, रावी नदी और व्यास नदी दोनों बारी दोआब का निर्माण करती हैं। तो पहले हम वा शब्द लेंगे फिर रा शब्द लेंगे यानी कि तो हो जाएगा बारी दोआब। और दोआब तो हमें पता ही है कि दो नदियों के उपजाऊ मैदान को जो है भाग को हम दोआब के नाम से जानते हैं। जो व्यास नदी है ये मुख्यतः कुल्लू घाटी से बहते हुए धौलाधर पर्वत से बहते हुए
यह पंजाब में प्रवेश करती है। जो कुल्लू घाटी, जो कुल्लू शहर है वो कुल्लू मनाली शहर, वो ब्यास नदी के किनारे पर है। अब हम आगे देखेंगे सतलज नदी के बारे में। अब आइए देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी को हम सुताद्री, इसका प्राचीन नाम है सुताद्री के नाम से जाना जाता था। सतलज नदी जो है वो तिब्बत में चोमोलुंगडुंगमा ग्लेशियर से का भाग है। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के राकसताल से यह नदी निकलती है और राकसताल से निकलने के बाद यह भारत में जो है वो हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा, सिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अक्सर पूछा जाता है कि सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जहाँ पर ब्यास नदी और सतलज नदी मिलती है उसे हम हरिके नाम से जानते हैं और यहीं पर हरिके बैराज है बनाया गया है और हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकाला गया है। इंदिरा गांधी जो नहर बना था 1958 में यह बना था। अगर हम सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। और जो सतलज नदी शिवालिक पर्वत को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं दोआब की, तो व्यास नदी और सतलज नदी मिलकर जो है वो बारी दोआब का निर्माण करती हैं और जहाँ पर व्यास और सतलज मिलती हैं उसे हम हरिके नाम से जानते हैं। और अब क्या करेंगे, अब इसको हम मैप पर देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब मैप पर देखते हैं। मैप पर हम देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र किस प्रकार से। तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो देखिए बोखरचू ग्लेशियर है, जो चोमोलुंगडुंगमा ग्लेशियर का भाग है। तो इसके ऊपरी भाग से जो है वो देखिए ये सिंधु नदी है, ये भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ ये लद्दाख वाला भाग है और जहाँ से सिंधु नदी प्रवेश करती है उसे हम दमचौक के नाम से जानते हैं। फिर सिंधु नदी जो है भारत से जहाँ एग्जिट करती है उसे हम चिल्लास के नाम से जानते हैं। फिर ऐसे ये बहते हुए जो है वो मिठानकोट के पास यहाँ अरब सागर में जाकर गिर जाती है सिंधु नदी। अब हम देखेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, यहाँ पर है ये है रेमो ग्लेशियर और रेमो ग्लेशियर से जो है वो श्योक नदी मिलती है और श्योक नदी यहीं पर यहाँ पर है गलवान घाटी जो हमेशा चर्चे में रहती है। तो यहाँ पर गलवान घाटी के पास गलवान नदी जो है वो निकलकर श्योक नदी में मिल जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं श्योक की जो सहायक नदी है वो गलवान नदी और नुब्रा नदी है। तो ये श्योक नदी रेमो ग्लेशियर से निकलकर क्या होती है कि ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और फिर ऊपर से यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है और नुब्रा नदी जो है वो सिंधु नदी में मिल जाती है। और ऊपर से यहीं पर सांदर झील, यहीं पर है सांदर, ये जो सांदर झील से निकलकर गिलगित नदी जो है वो सिंधु नदी में मिल जाती है। तो रही छोटी नदियों की बात। तो हम सिंधु की जो सहायक नदी है वो श्योक नदी है और श्योक की सहायक नदी नुब्रा नदी और सिंधु की जो सहायक नदी गिलगित नदी है। अब हम पढ़ेंगे, अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर के पास से बैरीनाग झील से झेलम नदी जो है वो निकलती है और फिर ये क्या होता है कि ये चिनाब में मिल जाती है झेलम नदी। अब बात करते हैं हम चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी, अब देखिए हिमाचल प्रदेश का ये भाग है। तो हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर बड़ा लाचला दर्रे के किनारे से दो धाराओं के रूप में नदी निकलती है। एक का नाम है चंद्रा और दूसरा का नाम है भागा। तो चंद्रा भागा नदी जब दोनों मिल जाती हैं तो चिनाब नदी का निर्माण करती हैं और चिनाब नदी जो है वो निकलकर जो है वो चिनाब नदी ही जाकर कहाँ मिल जाती है, चिनाब नदी
वो चिनाब, हाँ, फिर ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए चिनाब नदी इसके पास चिनाब और झेलम नदी दोनों आपस में मिल जाती है। तो जहाँ झेलम नदी ऊपर से आकर चिनाब नदी में मिल जाती है, तो जहाँ पर चिनाब नदी और झेलम नदी मिलती हैं उस स्थान को हम झुंग के नाम से जानते हैं। अब झेलम के बाद हम देखेंगे किस नदी को, सिंधु झेलम चिनाब। अब रावी नदी को देखेंगे। तो रावी नदी यहाँ पर रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे से क्या होता है, रावी नदी निकलती है और इस पंजाब के सहारे होते हुए यह क्या होता है कि जाकर चिनाब में मिल जाती है। तो चिनाब नदी की दो सहायक नदी है, एक झेलम नदी है और एक रावी नदी है। अब बात करते हैं हम व्यास नदी के बारे में। तो यहाँ पर रोहतांग दर्रे के पास यहाँ पर व्यास है, व्यास कुंड है। तो यहाँ पर व्यास नदी जो है वो व्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है, व्यास नदी। तो व्यास कुंड से व्यास नदी निकल कर जो है वो रावी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर व्यास लिखना था, व्यास नदी। फिर इसके बाद जो व्यास नदी है वो जाकर किस नदी में मिल जाती है, वो सतलज नदी में मिल जाती है। अब सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी जो है वो राकस ताल या राक्षस ताल कहीं कहीं पर लिखा होता है, तो यहाँ पर मैंने भी लिख दिया राकस ताल, इसको सही कर, राकस ताल से या राक्षस ताल से हम कह सकते हैं। राकस ताल से मानसरोवर झील के पास ये राकस ताल है, इससे निकल कर जो है कौन सी नदी निकलती है, वो सतलुज नदी निकलती है। और सतलुज नदी यहाँ से निकल कर यहाँ यहीं पर है हमारा हिमाचल प्रदेश के पास सिपकिला दर्रा। तो सिपकिले दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है और फिर यह जाकर यानी कि शिवालिक पहाड़ी को काटकर यह पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और जहाँ पर सतलज नदी और व्यास नदी मिल जाते हैं उसे हम हरिके नाम से जानते हैं और यहीं पर हरिके बैराज भी है। फिर सतलज नदी आगे बढ़ती है और यह जाकर कहाँ पर मिल जाती है, यह जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। और फिर इसके बाद यह चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी में मिल जाती है और यहीं पर ये मिथान, जहाँ पर सारी नदियाँ मिल जाती हैं उसे हम मिथान कोट कहते हैं, मिथान कोट के नाम से जानते हैं। अब कुछ अलग नदियों की बात करें तो फिर यहाँ से हिंदुकुश पर्वत से जो है वो अफगानिस्तान से काबुल नदी निकलती है। काबुल की जो सहायक नदी है कुरनार नदी भी आकर काबुल में मिल जाती है और यहीं पर श्वेत नदी जो है वो भी काबुल में मिल जाती है। तो काबुल और श्वेत नदी जो है वो उसका जो दुआब है वो अधिक उपजाऊ होता है, जिसके कारण जो पाकिस्तान का ये एरिया है वो अधिक उपजाऊ है। जो ये स्वात नदी है यानी कि जो स्वात वाला क्षेत्र है इसे यहाँ पर यह अधिक रूप या मुख्य रूप से उपजाऊ भी है, जिसके कारण इसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से गन्ना और गेहूँ और चावल अनेक प्रकार का फसलों का उत्पादन होता है, जिसके कारण इस एरिया को जो है वो पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। तो पाक का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो स्वात नदी के जो क्षेत्र है उसे हम पाक का स्वर्ग कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं और सुलेमान की पहाड़ी से गोमल नदी निकलती है और यह सिंधु नदी में मिल जाती है और ये से छोटी छोटी नदियाँ आकर जो है वो गोमल में मिल जाती है। तो जो गोमल नदी और काबुल नदी के बीच में जो है यहाँ पर खैबर दर्रा है। तो खैबर दर्रा किससे जोड़ने का कार्य करता है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने का कार्य करता है। और अगर हम इसे देखें तो फिर प्राचीन काल में अगर इतिहास में अगर हम देखते हैं तो जो सिकंदर था वो खैबर दर्रे से ही भारत में प्रवेश करता है। अनेक जो आक्रमणकारी थे वे खैबर दर्रे से ही प्रवेश कर भारत में आए थे। तो मुख्य रूप से सिकंदर और पोरस की लड़ाई तो हम जानते ही हैं। तो इस प्रकार से जो खैबर दर्रा था वो भौगोलिक रूप से
और ऐतिहासिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमारा जो सिंधु नदी तंत्र है वो समाप्त होता है, हमने पढ़ लिया है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।